हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है BSSC के लिए जिन स्टूडेंट्स ने भी इस एग्ज़ाम को फिल किया है। तो ये सेशन, ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें एनालॉजी एक चैप्टर यानी सदृश्यता से है। यहाँ पर हमें समानता देखनी होती है। तो ये जो पहला और दूसरा शब्द दिया है सेना और सैनिक, इसमें हमें जो भी समानता होगी वही तीसरे और चौथे शब्द में होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, सेना से रिलेट करता है सैनिक, है ना। यानी इन शॉर्ट सैनिक मिलकर सेना को बनाते हैं, इस तरह से बोला जा सकता है। ये एरो यहाँ से चल रहा है, यानी सेकंड एलिमेंट से मिलकर फर्स्ट एलिमेंट बनता है। तो उसी तरीके से बात यहाँ भी लागू करेगी, यानी कि सैनिक से मिलकर सेना बनती है। तो आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी किससे मिलकर बनती है? हमने कहा तारों से मिलकर आकाश गंगा बनती है, यानी कि ग्रह आंसर नहीं होगा, उपग्रह नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, यानी कि तारे इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये तारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी एनालॉजी का ही चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसको पढ़िएगा। अखबार का रिलेशन प्रेस से है, यानी कि अखबार कहाँ बनाए जाते हैं? हमने कहा प्रेस में बनाए जाते हैं। उसी तरीके से क्या कपड़ा कपास में बनाया जाता है? कपास से मिलकर, यानी कपास के द्वारा कपड़ा बनता है ना। तो फर्स्ट नहीं होगा। कपड़ा जो है वह सिलाई करता है दर्जी, जिससे कि ड्रेस बनती है, तो दर्जी आंसर नहीं होगा। बाजार में कपड़े मिलते हैं, बनते नहीं हैं, इसलिए डी आंसर भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। कपड़ा जो है वो मिल में बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर से। तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। उसने कहा ए और ई भाई भाई हैं। जब कभी भी इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वह देता है और उसमें ये मेंशन नहीं करता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने भी अलग अलग मेंबर्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो उसने कहा ए और ई भाई भाई हैं, यानी दोनों व्यक्तियों का जेंडर क्लियर है। नेक्स्ट लाइन उसने क्या कही है? नेक्स्ट लाइन उसने कही है एफ जो है वह ई की बहन है। तो हमने एफ को ई की बहन बना दिया। सी ए के मामा का इकलौता पुत्र है ना। यानी कि ए के फादर रहे होंगे, मदर रही होंगी, क्योंकि मामा लाने हैं तो पहले मदर बनाइए। मदर के भाई कौन कहलाएंगे? मामा, और मामा का पुत्र सी यहाँ पर हमने बना दिया। समझ में आ रही है? सर्किल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेक्टेंगल मेल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एरो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सन डॉटर यानी कि बेटा बेटी और माता पिता को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा। बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो सी के पिता ये रहे, अब पिता के भाई बना दिए हमने। उनकी दो बेटियां आएंगी, जिसका क्या क्या नाम है? जिसका नाम है बी और डी। क्लियर है बात? ये दोनों ही रियल सिस्टर हैं, ये दोनों ही रियल सिस्टर है। लेकिन ध्यान रखिएगा डी का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कजन कहलाएंगे, लेकिन सगे भाई बहन नहीं। हमेशा याद रखिएगा भाई बहन शब्द का यूज आप वहीं करेंगे जहां पर रियल की बात हो रही है। अदरवाइज बाकी जितने भी होंगे वह कजिन कहलाएंगे, जिसको हिंदी में चचेरा भाई, चचेरी बहन, है ना, ममेरा भाई, ममेरी बहन कहा जाता है। इसलिए अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर हम आराम से दे सकते हैं। उसने कहा एफ का सी से क्या संबंध है, यानी कि किससे संबंध पूछा है? सी से संबंध पूछा है। हमेशा याद रखिएगा सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उसको आपको खुद को इमेजिन करना है कि वह आप हैं, और वहां से आपको पहले एलिमेंट तक जाना है, यानी कि सी आप हैं और आपको एफ तक जाना है। तो ये आपके फादर, इमेजिन कीजिए, फादर की बहन कौन होंगी? हमने कहा बुआ, और बुआ की बेटी क्या कहलाएगी? बुआ की बेटी कजिन कहलाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कजिन ही लिख कर आएगा। अगर ध्यान रखिएगा हिंदी में उसने कजिन लिख कर नहीं दिया तो वह फुफेरी बहन लिख कर देगा। बुएरी बहन मत ढूंढने बैठ जाना कि बुआ की लड़की तो बुएरी बहन नहीं, है ना।
फुफेरी बहन कहलाती है। जैसे मामा की लड़की ममेरी होती है, लेकिन बुआ की लड़की फुफेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये भी इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कितने मेल पर्सन हैं इस परिवार में। तो चलिए काउंट करते हैं कि कितने मेल पर्सन हैं। हमने कहा 1 2 3 4 5, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फर्स्ट और सेकंड में तो मेल पर्सन दिए तो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया है ना, तो फिर क्या इनको काउंट करेंगे? बिल्कुल आप इन्हें काउंट करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही बाकी संबंध जुड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा कि 8 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, इस वजह से आप बिल्कुल इन्हें भी काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी क्वेश्चन का है, ब्लड रिलेशन का। उसने कहा यदि एक्स एफ के पिता है, यानी कि उसने आपको कंडीशन दी है और इस कंडीशन को आपको कहाँ लगाना है? यहाँ पे। एक्स किसके पिता हैं? एफ के पिता हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें सी का संबंध एफ से बताना है। अगर आप नोटिस करें तो पहला क्वेश्चन भी यही था, बस उसने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है। पहले क्वेश्चन में एफ का रिलेशन सी से पूछा था, अब सी का रिलेशन एफ से पूछा है। तो भाई सी और एफ दोनों ही कजिन हैं, अब भी कजिन ही रहेंगे, यानी कि इसका रियल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी वालों, हिंदी में कजिन अगर लिखकर आता है तो बात खत्म होती है, पर अगर कजिन ना लिखकर आए तो चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन ही बोला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ये आपका वेन डायग्राम चैप्टर से है, जिसमें 3 नाम दिए हुए हैं और इन तीनों नामों में आपको एक संबंध बताना है, और वह संबंध आपको एक समानता के बिहाफ पर देना होता है। ठीक है। क्लर्क, मेल और परमानेंट एम्प्लॉइज। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी दुनिया के मेल पर्सन हैं वह सारे के सारे एम्प्लॉइज हैं, ऐसा तो नहीं, यानी कि कुछ मेल पर्सन परमानेंट स्थायी कर्मचारी कहलाएंगे। हमने कहा हाँ जी। अच्छा, दुनिया के जितने भी क्लर्क हैं क्या वह सारे मेल हैं? हमने कहा नहीं, लेकिन कुछ तो मेल होंगे, बिल्कुल, लेकिन कुछ परमानेंट एम्प्लॉय भी होंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं क्लर्क में, है ना, वह क्लर्क कहलाते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि कुछ पार्ट जुड़ेगा किसका? क्लर्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, गलत नहीं करना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा। 7 है डाइस चैप्टर। ठीक है, इसी चैनल पर आपको डाइस का पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आप पूरा चैप्टर अगर पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 के विपरीत बताना है। 2 डाइस दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो हमने ध्यान से देखा तो 2 ही कॉमन निकला। अब बस, अब क्या, अब तो आप देखते के साथ बता सकते हैं कि 2 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, बचा कौन? 6। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अदरवाइज अगर आप रूल भी लगाते हैं तब भी आप यही काम करेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर 2 से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। फर्स्ट डाइस में जब आप क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, यही काम आप सेकेंड डाइस में करेंगे, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4। तो हमें तो यहाँ पर 3 और 5 का विपरीत चाहिए ही नहीं ना, हमें तो 2 के विपरीत चाहिए, और 2 के विपरीत में तो वही नंबर होगा ना जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? रोटेशन का रूल है ये डाइस का, जो कि वह बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ट्रायंगल दिया गया है, इसमें बताना है कि इस त्रिभुज में कितने नंबर ऑफ त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें आपको काउंट करना चाहें आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास होता नहीं है, तो सीधी सी बात है आपको ट्रिक लगानी है। और ट्रिक कैसे लगानी है? जितने भी उसने पार्टीशन कर रखे हैं, किससे? कॉर्नर से, है ना, यहाँ से पार्टीशन है, उस पर आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग कर ली 1 2 3। अब इन नंबरिंग को आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 हमने जोड़ दिया। अब जब ये जोड़ दिया तो ये 3 2 5 और 1 6 बन गया। क्या ये आंसर है? हमने कहा नहीं, ऑप्शन में तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो 6 की इंटू की जाएगी। किससे इंटू की जाएगी? जितने पार्टीशन आपके ये वर्टिकली आप देख पा रहे हैं कितने पार्टीशन है, गिनिए जरा। 1 2 3 4 पार्टीशन है, इसी 4 की इंटू आपको 6 से करनी है। तो ये पूरा आंसर क्या कहलाएगा? 6 चौक 24 कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर।
क्लियर है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान था, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अब अपलोड होती रहेंगी। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंक के हों या यूपीएससी के हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को शेयर के साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये आपका फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन आया है, जिसको हम कहते हैं न्याय निगमन यानी कि सिलोगिज्म। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑल रेड आर पिंक, सारे रेड क्या हैं? हमने कहा पिंक है, ठीक है जी। सम पिंक आर येलो, पिंक का कुछ पार्ट क्या है? हमने कहा येलो है। सम रेड आर ब्लैक, तो रेड का कुछ पार्ट क्या है? हमने कहा ब्लैक है। अब जरा ध्यान से कंक्लूजन को देखिएगा और आपको आंसर देना है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर 3 कंक्लूजन या 2 कंक्लूजन आते हैं तो ईदर के केस बनने की संभावना होती है। आपको हिंट कहाँ से मिलेगी? आपको ऑप्शन से हिंट मिलती है पहली, और दूसरी हिंट कहाँ से मिलती है कि वह एलिमेंट सेम होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पर यहाँ कंक्लूजन में तीनों में भी नेगेटिव है ही नहीं, इसका मतलब ईदर तो नहीं बनेगा। तो नॉर्मली चेक करते हैं। आपने नोटिस कर लिया होगा किसी में भी संभावना नहीं पूछी है ना, सकता है सकती है शब्द नहीं दिया, यानी नॉर्मली चेक करेंगे। सबसे पहली लाइन चेक करिएगा, सम ब्लैक आर नॉट येलो, कुछ ब्लैक क्या नहीं है? येलो नहीं है। नोटिस कीजिएगा क्या ब्लैक से लेकर येलो के बीच में कोई नेगेटिव लाइन दिखाई दे रही है? हमने कहा नहीं दिखाई दे रही, यानी कि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वह हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बेसिक में पढ़ाया गया है सब कुछ। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है चिंता ना करें, बिल्कुल पढ़ाएंगे यहाँ पर। सम पिंक इज ब्लैक, यानी कुछ पिंक का पार्ट क्या आपको ब्लैक नजर आ रहा है? हमने कहा पिंक का पार्ट ब्लैक, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, जिसको अभी अभी हमने शेडेड किया है वह ब्लैक पिंक का ही तो पार्ट है। हमने कहा ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, सॉरी, कंक्लूजन नंबर 3, सम येलो इज रेड, क्या येलो का कुछ पार्ट रेड में है? हमने कहा नहीं, रेड में है नहीं, हो सकता है, सकता पूछा नहीं है, इसलिए तीसरा कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या नजर आ रहा है? हमने कहा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई केस दिया ही नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अगेन वेन डायग्राम चैप्टर दिया है, लेकिन इस बार नंबरिंग दी है। ठीक है, उसने कहा आपको उन व्यक्तियों को ढूंढना है जो कि मेल पर्सन है और जो कि काम कर रहे हैं, यानी काम करने वाले मेल पर्सनों की संख्या, पर्सन्स की संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, मेल पर्सन इसको यानी कि आपके रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, और वर्किंग ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे सामने ये 9 हमको नजर आ रहा है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं मैम 9 तो चिल्ड्रंस भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या उसने ये मना किया है कि चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए ऐसे मेल वर्किंग पर्सन? हमने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। अब कई स्टूडेंट कहते हैं मैम चिल्ड्रन कैसे वर्किंग हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते, है ना, काम करने कई ऐसे बच्चे हैं जो काम भी करते हैं। तो बिल्कुल ए इज अ करेक्ट आंसर। फिलहाल यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से सोचना है। अपनी तरफ से आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आई थिंक इसको हिंदी में लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हिंदी में बता देते हैं। गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा, है ना, स्टार्स यानी कि तारे, और प्लैनेट्स यानी कि उपग्रह। तो यहाँ पर हमें आकाश गंगा, तारे और ग्रह दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में क्या संबंध होगा। तो भाई आप एसएससी वाले हैं, आपने अपनी जीएस पढ़ी है कि आप जानते होंगे कि गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट्स में क्या अंतर है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टार्स हैं हमारे, वह कहाँ पर आएंगे? हमने कहा प्लैनेट के अंदर आएंगे। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब कहाँ आएंगे? हमने कहा गैलेक्सी के अंदर आएंगे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये सब एक दूसरे का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। लोटस, रोज और फ्लावर दिया है, ये दोनों ही आप जानते हैं, लोटस और रोज दोनों ही फ्लावर है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये तो हो गया फ्लावर, और फ्लावर में कई सारे नाम हैं, जिसमें से एक लोटस भी है, कमल है जिसको हम बोलते हैं, और एक रोज यानी गुलाब है। सही, तो ये दोनों ही है, लेकिन लोटस का
रोज से कोई लेना देना नहीं। आप कहेंगे मैम ये फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर रख दिया, पर एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इसमें हमें एंगल्स दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अतुल जो है वो स्टार्ट करता है चलना नॉर्थ डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स से चलना स्टार्ट करता है, तो इसको बनाते हैं यहाँ पर। ये उसने एक्स से चलना स्टार्ट किया, ये वाला एक्स पॉइंट आ गया। कितना चला है? 4 किलोमीटर चला है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उसने जेड पॉइंट पर पहुंच गया है, यहाँ जेड है, यहाँ से वह 270 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है। कितना? 270 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, 270 डिग्री मोड़ने के लिए आप इसको पहले तो यहाँ पर क्या बनाइएगा, ये कंपास बनाइएगा, सही। ये बनाने के बाद इसका फेस ध्यान से देखिए, फेस किधर है? हमने कहा नॉर्थ में है, और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ से चलता हुआ 180, और 180 और 90 कितने होते हैं? हमने कहा 270 होते हैं, यानी कि ये पर्सन इस जगह पर आया, यानी कि जो टर्न किया है वो ऐसे टर्न किया है, यहाँ से टर्न किया है। मोस्टली स्टूडेंट क्या काम करते हैं, ये वाला टर्न करवाते हैं, ये वाला टर्न करवा के ऐसे चला देते हैं। ये गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी टर्न होता है उसके फेस के अकॉर्डिंग होता है। एयर कटिंग यानी कि बाहर की तरफ बनता हुआ एंगल होता है, जैसे एक रोबोट टर्न करता है। अपने आप को इमेजिन मत कीजिए, रोबोट को टर्न करते हुए देखिए, तो रोबोट का फेस जहाँ, अब उसको उसके लेफ्ट में यानी एंटी क्लॉकवाइज हमें टर्न करना है, तो वह पूरा घूमता हुआ टर्न करेगा। वैसे ही यहाँ पर ये 270 डिग्री उसने टर्न किया और इस दिशा में चल गया। कितना चल गया? 3 किलोमीटर चलने के लिए कह रहा है, तो चलिए 3 किलोमीटर चला देते। 3 किलोमीटर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कितना है? 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद वह पॉइंट वाई पर पहुंच जाता है, तो इसको ध्यान से बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा डायग्राम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि स्पेस नहीं है, आप पूरा बड़ा डायग्राम बना सकते हैं। ये वाई है, यहाँ पर जेड लिख लीजिएगा। अब फ्रॉम देयर ही टर्न 135 डिग्री, अब यहाँ से वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। अब ध्यान से फिर सुनिएगा, अब 135 डिग्री टर्न करना है उसे क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसका फेस किधर है? फेस इसका इधर है, सही है। 135 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा भाई? 90 प्लस 45 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 प्लस 45। अब क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में। ये ऐसे देख रहा है। अब जब आप ऐसे टर्न करेंगे तो 90 तो ये हो गया, 90 का आधा 45 होता है, यानी कि ये जो व्यक्ति जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये जो व्यक्ति जाएगा, ये जो पर्सन है, वाई से इसने टर्न किया है, वह बिल्कुल एज इट इज इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसको सही से बना देते हैं जिससे कि आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकें, ठीक है। एक मिनट, ये एक्स को कट कर रहा है ना, तो हम इसको यहाँ तक बना देते हैं, ठीक। ये वाला इतना हिस्सा हमने क्या लिया है? 135 डिग्री लिया है। कितना लिया है? 135 डिग्री, और ये इस तरह से चल रहा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ठीक है। अब आप कह रहे होंगे मैम आपको कैसे पता कि ये एक्स पॉइंट इसी लाइन पे कट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल हमें नहीं पता है, तभी तो आगे की लाइन पढ़ेंगे। आगे की लाइन कह रही है कि 8 किलोमीटर तक वह पहुंच गया, और 8 किलोमीटर पहुंचकर वह पी पॉइंट पर गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया मान लीजिए, और ये पी पॉइंट पर है, और इतना पूरा 8 है। अब आपको कैसे पता? ये एक्स से आगे जाएगा, ये एक्स से पीछे रहेगा। चूंकि आप देख पा रहे हैं ये 3 है, ये 4 है। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो 3, 4, 5 पाइथागोरस के जो आपके मानक होते हैं उससे आप बता सकते हैं 3, 4, 5। अदरवाइज सॉल्व करिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, उसका अंडर रूट करेंगे तो 25 आएगा, और 25 किसका अंडर रूट होता है? हमने कहा 5 का। यानी कि इतनी जो रेखा आप दिखाई दे पा रही है आपको, जिसको अभी हम ग्रीन कलर से करने जा रहे हैं, तो आपको अलग रिप्रेजेंट हो जाएगी ये वाली रेखा, ठीक है। ये पूरी रेखा हमारी 5 है। इसका मतलब डेफिनेटली आगे की रेखा जो जाएगी वो कितनी रही होगी? हमने कहा डेफिनेटली 3 रही होगी, ठीक है। अब इसको रफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा 5 से तो कम ही लेनी है ये, ठीक है। अब दोबारा रफ करेंगे तो दोबारा रफ हो जाएगी इस वजह से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की 3 ले लीजिए आप, इसको रफ कर दीजिए यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो ये जो बाकी की डिस्टेंस रहेगी वह कितनी रहेगी? 3 रहेगी। अब बस इतना ही क्वेश्चन था, उसने यही पूछा था कि हाउ फार। अब उसने पूछा है कि बताइए पी एक्स से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो दूरी तो आपने पहले ही निकाल ली है, दूरी कितनी निकली है? हमने कहा 3 निकली है, तो 3 तो आंसर होगा।
लेकिन उसने डायरेक्शन भी पूछी। अब डायरेक्शन किसके संदर्भ में पूछी है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा एक्स के संदर्भ में, यानी कि डायरेक्शन कुछ ऐसे पूछी जा रही है, ये याद रखिएगा। और अगर इस तरह से पूछी जा रही है तो इस कंपास को नोटिस कीजिए, ये वाली डायरेक्शन साउथ और वेस्ट कहलाती है, और साउथ और वेस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इजी होने के बावजूद ये एग्जाम का पार्ट बनता है और इम्पॉर्टेंट भी रहता है। और हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 14। अब इस 14 में उसने कंडीशन दे दी, कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक्स से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। उत्तर पश्चिम का मतलब समझ रहे हैं? उत्तर पश्चिम का मतलब इस कंपास में तो आप ये नॉर्थ और वेस्ट समझते ही होंगे ना, ये वाली डायरेक्शन। अगर इस तरह से जा रहा है कौन, यदि बिंदु एक्स से कहाँ तक, क्यू तक, सही, कितना, 4 की डिस्टेंस पे। ये अलग से नहीं बनाना है, ये उसी ही कंपास में बनाइएगा जो अभी अभी पूरा डायग्राम बनाया है। तो कह रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए आइए इसको ड्रॉ करते हैं। इस बार इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं। तो क्यू कुछ इस तरह से जा रहा है, हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप समझदार हैं, आगे तक इसको ले जाइएगा, ठीक है। कितनी दूरी के साथ है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये दूरी है हमारी 4, ये आ गई 4। अब इस क्यू और पी के पीछे की यहाँ तक की डिस्टेंस वह आपसे जानना चाह रहा है। अब आप समझदार हैं, यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये 4, ये 3, तो डेफिनेटली ये 5 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये आया 25, और 25 का मतलब होता है 5, तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस डिस्टेंस को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, अदरवाइज ये इस तरह से पूरा पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आपका आया है सिलोगिज्म का। ऑल फुटबॉल आर बास्केटबॉल। ध्यान रखिएगा, हम सिलोगिज्म के अलग से चैप्टर वाइज भी यहाँ पर क्लासेस अपलोड करेंगे, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सारे फुटबॉल्स को पहले आप उसके ऊपर बास्केटबॉल बना दीजिए। फिर उसने कहा कोई भी बास्केटबॉल क्या नहीं है, टेनिस बॉल नहीं है, उसको ना टेनिस बॉल से ऐसे ना नेगेटिव लाइन से, इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी नहीं या कुछ नहीं शब्द आए तो उसको नेगेटिव लाइन से रिप्रेजेंट जरूर करिएगा। तो अब हमें कंक्लूजन बताना है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं कंक्लूजन। उसने कहा कोई भी टेनिस बॉल जो है वो फुटबॉल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, टेनिस बॉल का रिलेशन बास्केटबॉल के साथ नेगेटिव दिया है, नेगेटिव लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, आपको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो और उसी बास्केटबॉल के अंदर सारी की सारी क्या आ रही है, फुटबॉल आ रही है। तो सीधी सी बात है, फुटबॉल के साथ भी नेगेटिव रिलेशन होगा टेनिस का, यानी कि फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड ने क्या कहा, कुछ बास्केटबॉल फुटबॉल है, क्या कुछ बास्केटबॉल का पार्ट फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। हमने कहा हाँ जी, ध्यान से देखिए, कुछ बास्केटबॉल के अंदर क्या आ रही है, हमने कहा फुटबॉल आ रही है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन भी बिल्कुल सही होगा। और अगर दोनों सही हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ परफेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।